जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, थियरी भी थोड़ी सी रहती है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर ना जी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मसलन ये क्वेश्चन का नाम सिर्फ तब्दील है, ये चेक करें ज़रा। 6000 और 500 से कुछ याद आता है? बनाना लिमिटेड, ये वही है, ठीक है। तो बस अलग से नहीं बनाया, ये वहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम इसको मैंने अलग से यहाँ करवाया था और फिर बीएल वाला सवाल होमवर्क में दिया था। इस बार दिल किया कि बीएल वाला सवाल पूरा कर लें, फिर ये आप करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको चेक करें, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, वो चीज़ें हैं ये 0.3 और 4। इसको मैं अभी करंट एसेट्स में पहुंच के फिर बता दूंगा कि इसका क्या काम था, वरना ये वही 1470 और 80 सेम है ना। ज़रा चेक कर लें, वैसे तसल्ली हो जाएगी मेरी। 1470 माइनस 80 यही था। उसके बाद ट्रेड रिसीवर्स के अंदर बीएल के एसोसिएट और सब्सिडरी 50 और 22, ये वाला भी सेम है। प्रोविजन में 10 पड़ा था, बैडेड 35 के रिटर्न ऑफ हुए हैं, इसमें 8 मिलियन के। तो ये दोनों पॉइंट्स एज इट इज़ बनाना वाले हैं। 2 एडिशनल पॉइंट्स डाले गए थे, सिर्फ इसलिए यहाँ पे डाले गए हैं कि वो जब करंट एसेट्स पढ़ा जाता है तो उसके अंदर ये एज अ सब नोट डालना होता है। तो ये जब इस पर पहुँचते हैं तो ये करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको करवाना है क्वेश्चन नंबर 4, वैसे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये जो हम पढ़ के आए हैं, ये देखें। अब ये क्या है, सी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, लोन टू एम्प्लॉयज। चलिए पहले तरतीब से ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन 4 में कहता है सी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये अब किसी बड़े सवाल में था नहीं, वरना मैं वहाँ पे करवा देता, लेकिन इसका भी थोड़ा सा असर शायद कहीं ना कहीं आपको मिल गया हो। तफसीली नोट यहीं पे, सी लिमिटेड इज, या मिल जाएगा, इज अ लिस्टेड कंपनी। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड। अब इंफॉर्मेशन अदर में क्या कहता है, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड में इंक्लूडेड है, इंक्लूड क्या जी, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स जो कि अनसिक्योर्ड है, और रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, ये भी क्या है, ये सिक्योर्ड है, जिसका नाम क्या है, ट्री लिमिटेड, ठीक है। डायरेक्टर वाला लोन कितना है जी, 5000, और सब्सिडरी वाला कितना है, 6000। अगली बात तो बाद में होगी। अब इसमें 2 तरह के लोन पड़े हैं जी, ये 2 लोन्स का मजमुआ है, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा हो जाए तो वो अदर्स हो सकते थे, लेकिन बहरहाल ये 2 ही हैं सिर्फ, ठीक है। 5000 का लोन किससे रिसीवेबल है, और 6000 का लोन किससे रिसीवेबल है, सब्सिडरी से, ठीक है जी। अच्छा, अब जो 5000 वाला लोन है डायरेक्टर वाला, इसके बारे में कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने इसके बारे में 3 बातें बतानी है। क्यों दिया है भाई इसको लोन, फिर इसकी टर्म्स क्या हैं, कि जी वो 5 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, इंटरेस्ट फ्री है, क्या है, ठीक है, कुछ टर्म्स बताओ। और तीसरा, इसकी रेकन्सिलिएशन बताओ। क्या बताओ जी, रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, रेकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि आपने इसको बताना है कि साल के शुरू में कितना था, ड्यूरिंग द पीरियड डिसबर्समेंट, यानी कि नया कोई दिया है तो वो कितना है, कोई ड्यूरिंग द पीरियड वापस आया है, और क्लोज। डायरेक्टर्स का लोन अगर है, आपने डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्यों दिया, किन टर्म्स पे दिया है, और उसकी रेकन्सिलिएशन बताएं। जबकि जो सब्सिडरी वाला लोन है उसके बारे में ये 3 बातें नहीं बतानी, लेकिन सब्सिडरी वाले लोन के बारे में भी कुछ बताना है, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्यों दिया जी उसको लोन, ठीक है जी, इसकी टर्म्स बताएं।
मैं 5 साल के दिया है, 4 साल के दिया है, ठीक है। सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है बताएं, कोई सिक्योरिटी है तो वो बताएं। उसके बाद मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, कोई भी जो पिछले साल के अंदर किसी एक महीने के अंदर रही, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताएं। मतलब पता है क्या है, मतलब ये है कि रिश्तेदारों वाले लोन्स होते हैं ना, तो ईयर एंड पे तो लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं यार ये यूज़र हमसे पूछेगा सब्सिडी, तुम ऐसा करो फिलहाल ज़रा पैसे हमें वापस भेजो, बैंक में पैसे भेज दो ताकि बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल थोड़ा कम नज़र आए, तो ईयर एंड के बाद हम आपको वापस कर देंगे। फिर लोन आपके पास ही रखना, लेकिन ईयर एंड पे ज़रा कम नज़र आए बैलेंस। तो फिर कंपनी एक्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, 12 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें मसलन इस महीने के अंदर रहा जी 200, इसके अंदर रहा 50, इसके अंदर रहा 300, इसके अंदर रहा 70, इसके अंदर रहा 30, इसके अंदर रहा 80, इसके अंदर रहा 500, इसके अंदर रहा जी 320, ऐसे ही बस रैंडम फिगर ले रहा हूँ, 200 फिर रहा, फिर यहाँ पे क्या आ रहा था जी मसलन 35, मतलब जितना भी रहा 20 कर लो, 35 कर लो, ठीक है जी। यहाँ पर मसलन को है वो 30 है, यहाँ पे सिर्फ 10 नज़र आ रहा है। दिसंबर के महीने में क्या था जी, सिर्फ 10 रुपये का रिसीवेबल, ईयर एंड पे दिसंबर के मंथ के एंड पे तो ये 10 था, तो बैलेंस शीट में 10 नज़र आएगा। तो फिर कंपनी एक्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, पिछले 12 महीने में मंथ एंड बैलेंस, तो थोड़ी कोशिश तो करो ना, तंग तो हो ना, हर महीने तो ये काम करना पड़े ना। तो मंथ एंड बैलेंसेस के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल के अंदर किसी भी एक दिन कितनी आउटस्टैंडिंग रही थी, 500, उसको डिस्क्लोज करो, ठीक है। तो क्या बताओ जी, पर्पस बताओ, टर्म्स बताओ, कोई सिक्योरिटी या कलेक्टरल है तो वो बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट है तो वो बताओ, कोई प्रोविजन या राइट ऑफ है तो वो भी बताओ। लो जी, प्रोविजन या राइट ऑफ अगर है आपका तो वो भी बता दो। अब इसको बना के देख लेते हैं जी। भाई ये सवाल आपने किया भाई, आज नहीं किया आपने? अच्छा, आपने डिस्क्लोजर खत्म कर लिए? कर रहे हैं एसेट्स वाले, कर लिए हैं। तो इसमें कौन सा सवाल किया था आपने फिर, डायरेक्टर वाला 12 किया है? चलो हम ये करके 12 पे होमवर्क पे जाएंगे, ठीक है ना, होमवर्क करेंगे आप। बोले पढ़े जी नेक्स्ट। हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड कितना है जी, 11,000। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड में उसने बोला जी रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर है और सब्सिडरी है 5,000 और 6,000। अगली बात बाद में करते हैं, अब आगे देखो। द लोन टू डायरेक्टर इज इन एडजस्टमेंट 1 इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार एंड इज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी। रीपेबल है आफ्टर 5 years और लोन इज इंटरेस्ट फ्री और लोन वाज गिवन इन करंट ईयर। तो यहाँ से सारा कुछ हो सकता है, पर्पस भी आ गया, टर्म्स भी आ गई कि इंटरेस्ट फ्री है, 5 साल के लिए है, फिर ड्यूरिंग द ईयर डिसबर्स हुआ, इसका मतलब ओपनिंग 0 था, डिसबर्समेंट है, और 5 साल में वापस होना है, तो रीपेमेंट इसमें से कोई भी नहीं है, पर रेकन्सिलिएशन बन गई, ठीक है। उसके बाद लोन टू सब्सिडरी के बारे में कहता है जी कि ये रिप्रेजेंट करता है लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड आर रीपेबल ओवर। अब ये पर्पस बताया आपने, ठीक है जी, पर्पस आ गया, इसलिए दिया जी आपने इसको लोन, वो जी इसने बेचारे ने प्लांट खरीदना था, पैसे नहीं थे। फिर रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years, ठीक है, ये इसकी टर्म्स आ गई। अब बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड, सिक्योरिटी कलेक्ट्रल आ गया। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडी एट द एंड ऑफ एनी मंथ 9,000 था। नो प्रोविजन और राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड, तो यही वाला लिख देंगे, नो प्रोविजन राइट, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमने डिस्क्लोजर में नोट में बनाना है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फेस भी आपके सामने शो कर दूंगा, लेकिन असल में तो नोट्स ही हैं, ठीक है। तो क्या नाम है जी कंपनी का, एसएल। 10 मिनट लगने इस नोट के ऊपर, क्योंकि इसमें जो चीज़ें थी वो आपने वैसे ही देखी। एसएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मैं एक्सट्रैक्ट आपके सामने बना रहा हूँ एज ऑन, ये रिक्वायर्ड नहीं है वैसे मेरे ख्याल में कि है, एज ऑन एसएल के नोट्स बनाए, ठीक है। बहरहाल 30 जून 2018 एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं थे, ठीक है जी, तो साइड पे रखें फिलहाल इसको। अब एसएल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। नोट का कोई नंबर शंबर, नोट का नंबर वो रख लेते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 12 आई थिंक चल रहा था,
वहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स में देख लेते हैं। इसको कोई नंबर भी दे सकते हैं आप, मैंने ऐसे 12 रख दिया, ठीक है। नाम इसका क्या रखेंगे जी, लॉन्ग टर्म, ये वाला नाम लॉन्ग टर्म लोन गारंटेड की बजाय लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल कर दें, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी लाइन ये भी आ गई है, तो मेरे ख्याल में नोट 1 ये डाल देते हैं, लीगल स्टेटस एंड नेचर वाला नोट भी डाल दें, हर्ज कोई नहीं, और फिर लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल लिखने ज़रा समझना आसान हो जाता है। तो नोट नंबर 1 पहले कर लेते हैं। नोट 1 क्या है जी, लीगल स्टेटस एंड, ज़बरदस्ती मैंने ये भी डाल दिया, लीगल स्टेटस एंड नेचर। अगर आपसे नोट्स मांगे और पहली लाइन के अंदर ऐसी अंग्रेजी लिखी हुई हो तो हमेशा ये डाल दिया करें, मुफ्त के नंबर हैं। क्या लिखा हुआ है जी कि सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान, बस जो लिखा उतना ही लिख दें, सी लिमिटेड या द कंपनी सी लिमिटेड ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, क्यों लिखें, द कंपनी इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, भाई कहते PSX लिखें, ठीक है। अच्छा आप पूरा लिख लीजिए। उसके बाद नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, सेपरेटली बताएं जी डायरेक्टर्स का और एसोसिएट्स का, ठीक है ना। तो रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, नाम आगे लिखेंगे TL, ये अलग अलग बताएं और इसका टोटल बताएं, ठीक है। तो रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स कितना है जी, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स कितना है जी 5000, और रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, नाम इसका क्या है जी TL, ये कितना है जी 6000, और इसका टोटल क्या आ गया जी 11000। अब वो एक लाइन जो हमने छोड़ी थी वो क्या थी, ऊपर मैं छोड़ के आया था एक लाइन रुपीज 2000 रिसीवेबल फ्रॉम SL इज ड्यू इन द ईयर एंडेड 30 जून 2000, और हम खड़े हैं इस वक्त 30 जून 2018 पे, तो लेस करके दिखाएंगे करंट मेच्योरिटी, लेस करके दिखाएंगे क्या चीज़ जी, तो लेस करें इसमें से करंट मेच्योरिटी, अब करंट मेच्योरिटी में डायरेक्टर वाले लोन की करंट मेच्योरिटी कोई नहीं आ रही, तो ठीक है, बस करंट मेच्योरिटी किसकी आ रही है जी, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी TL, कितना जी 2000, तो ये माइनस होने के बाद क्या आ गया जी आपके पास, लॉन्ग टर्म पोर्शन जो बचा वो कितना है 9000। अच्छा ये अगर ना गिवन होता तो ऐसे भी निकल सकता था, देखें ये देखें जी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years, यानी अगर वो यूं कह देता तो 6000 का लोन है कि 3 साल में, 1 से 3 साल में, मतलब हर साल पे होना है ना, ज़रा और छुपा देता इस फिगर को तो ये क्लियरली ज़रा लिखता कि इक्वली 3 साल में पे होना है, तो फिर हम 6000/3 करके भी ये करंट पोर्शन निकाल सकते थे, जैसे हमने निकाला करते हैं पहले भी। यानी अगर ये 6000 अलग से यूँ ना लिखा होता कि 2000, तो हम यूँ भी कर सकते थे 6000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2000 इधर आ गया, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, और यहाँ पे आप डालेंगे जी नोट नंबर, ये 2 कर दिया मैंने, चलो 2 हो गया, कितना जी 9000, रुपीज़ इन मिलियन है, थाउजेंड है, कोई नहीं लिखा हुआ, रुपीज़ ही है फिर, ठीक है जी, रुपीज़ है तो रुपीज़ से ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, और फिर करंट एसेट्स के अंदर हम क्या लिखें जी,
क्या लिखें बोलो? करंट पोर्शन ऑफ करंट मेच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल। तो ज़रा जगह तंग होगी मेरे पास, तो लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, और नोट नंबर 2 में ही इसको भी रेफर कर दिया। ये रिक्वायर्ड नहीं था, बहरहाल मैंने फिर भी प्रेजेंट कर दिया इसको ऐसे। बैलेंस शीट में ऐसे नज़र आएगा। तो है वही 11,000 का आपका लोन, लेकिन आपने उसको तोड़ कर दिखा दिया, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स, और ये इसकी प्रेजेंटेशन आ गई बैलेंस शीट के फेस पे भी। तो मेन नोट ये बन गया, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर और सब्सिडरी, और उसको फिर करंट नॉन करंट में बाइफरकेट भी कर दिया हमने। ठीक है, अब अगली लाइनें पढ़ना शुरू करते हैं, और जो बातें आपको बताई थी अब वो बताएं जी आप। सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी आपको? डायरेक्टर का लोन। इसके बारे में 3 बातें, पर्पस, टर्म्स, रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो पर्पस यहाँ से उठाओ और लिखो, लोन गिवन टू डायरेक्टर इज फॉर परचेज ऑफ कार, और आगे कहाँ गया, और आगे लिखते जाएं, एंड इज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी, इट इज रीपेएबल इंटरेस्ट फ्री एंड रीपेएबल ओवर 5 ईयर्स। तो आपने ये दोनों बातें इकट्ठी कर दी ना, पर्पस भी और टर्म्स भी। क्या ख्याल है? जरूरी तो नहीं ना अलग अलग पॉइंट लिखना है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यूं लिख दें जी, नोट नंबर क्या लिखेंगे जी? 2.1 जी, बताएं जी। लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर इज गिवन, वो मुझे बताते जाओ ना, इज गिवन फॉर परचेज ऑफ अ कार। ठीक है जी, अगली बात अलग लिख लें, चले अलग लिख लें। नोट नंबर 2.2, दिस लोन इज इंटरेस्ट फ्री एंड रीपेएबल आफ्टर 5 ईयर्स। ये मैंने इंटरेस्ट फ्री लिखा है ना, ये भी रिक्वायरमेंट है। कंपनी जब कहता है बताओ ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन थी या नहीं, मतलब एक बात है थोड़ी सी इस तरह से। और तीसरी चीज क्या बता दो जी? रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन बहुत आसान काम, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कितना रिसीवेबल था साल के शुरू में, कितना था, फिर डिसबर्समेंट ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल कोई आपने लोन मजीद इसको दिया है डायरेक्टर को, फिर रीपेमेंट यानी उससे पैसे आए, रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, और क्लोजिंग बैलेंस। जी, अब ओपनिंग रुपीज ही चल रहा है हमारा ऊपर, अब मैं रुपीज ही लिख सकता हूँ यहाँ पे जी। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर कितना, सारे का सारा, कोई रीपेमेंट हुई इस साल, नहीं हुई, और क्लोजिंग क्या आ रहा है जी? 5,000 ही। अब इसको रेफर करें, ये जो डायरेक्टर्स वाला, पहली बात ये क्या था? अनसिक्योर्ड। क्या है जी ये? अनसिक्योर्ड। उसके बाद इसके आगे हमने यूं लिखा, नोट नंबर 2.1, 2.2, 2.3 मैंने इकट्ठा ही लिख दिया। ठीक है, अब वो जाके पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा कंपनीज एक्ट में, अब वो फिर इजी हो जाता है ज़रा याद रखना। तो लोन, लॉन्ग टर्म लोन, उसके अंदर हमने देखा जी लोन रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर है, तो उसके बारे में फिर क्या बताओ? उसका पर्पस, फिर उसकी टर्म्स, और फिर उसकी रेकन्सिलिएशन। ठीक हो गया। और जो लोन फ्रॉम सब्सिडरी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो उसका भी बताना है। तो ये क्या है जी? ये तो सिक्योर्ड है। ठीक है जी, अब उसके बाद इसके नोट्स आगे शुरू होंगे। तो यहाँ पे हमने फिर नोट नंबर 2.4 लिखना है, इसका भी पर्पस बताना है। जल्दी से बताओ ज़रा, पर्पस, लोन रिसीवेबल फ्रॉम TL इज फॉर द, वही जुमला लिख दो ना, TL
वॉज शॉज जो लिखा हुआ उसने, लोन ये represents loan for, तो loan receivable from TL represents, या this loan represents ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और भी this represents loan, आगे बोलो वहाँ से देखकर, loan given for purchase of, loan provided या given for purchase of a new plant, फिर उसके बाद it is secured by way of land in Lahore, and it is, अलग ही लिखो चलो ताकि अलग अलग पॉइंट्स याद रहें। नोट नंबर इकट्ठा भी लिख सकते थे वैसे, मैं ज़रा अलग अलग कर रहा हूँ ताकि वो पॉइंट्स हमें याद रहे ना जो हमने लिखने हैं, ठीक है। आगे लिखो जी, इट इज़ रीपेएबल ओवर 1 to 3 ईयर्स। तो आपने क्या बताया जी, इसका पर्पस, इसकी टर्म्स थोड़ा कम कर लें वैसे, 1 मिनट में देख ना लूँ ज़रा, जो उसने इकट्ठे किए हों हम भी वो इकट्ठे रख लें। नेम, टर्म्स, कोलैटरल अलग, मैक्सिमम अमाउंट अलग, अलग ही हैं वैसे, चलें ठीक है ऐसे ही चलने दें। अच्छा उसके बाद नेम आ गया, नाम तो पहले लिख देता ना SL, उसके बाद उसका पर्पस, टर्म, सिक्योरिटी, ये हमने लिख लिया। अब मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट सवाल में गिवन है तो एज इट इज उठाकर लिख दें, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम SL। इतने किमें लिखांगे, चलो कुछ करते हैं। नोट नंबर 2.7, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी, लिखते जाओ जल्दी से, एट द एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9,000। ठीक हो गया जी। अब अगर कोई प्रोविजन या राइट ऑफ है तो बताओ, तो हमने कहना नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड, अलग अलग ही लिख रहा हूँ फिर, देखी जासी। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये होगी तो लिख दोगे ना, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, और नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड। इन्होंने क्वेश्चन 12 किया आज हम सायों ने, है ना, हमने तो कर लिया था हफ्ते को सेफ गार्ड, पता नहीं अब पूछना पड़ेगा उन्होंने IFRS 8 का स्क्वायर बनाया नहीं बनाया, पीछे ना रह जाए हम। ऐसा लगता है किसी ने शेविंग मशीन में क्या था वो आपका जो फोम्स है, केड़ी स्नो सी यार है वो शेविंग की नाई की दुकान पे जाओ ना, इदां दी खुशबू आ रही है। चलो जी, एडी नाई की दुकान। अब यहाँ पे क्या लिखें जी, मेरे ख्याल में तो 2.4 से लेकर 2.9 यूँ लिख देते हैं, क्या ख्याल है, ये भी चलेगा। खत्म कहानी, पढ़ लेते हैं जाके, इधर देखें जी, विद रिगार्ड टू, ये क्वेश्चन 4 हमने किया है, क्वेश्चन 4 पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 4, SL सी लिमिटेड, ठीक है जी। उसके बाद एक नज़र ज़रा देख तो आए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जाकर, तो लॉन्ग टर्म लोन्स 12, यही मैं बोल रहा था, मैं ये 12 देख के गया था, बाहर वहाँ पे 2 लिखा गया वहाँ पे, चलो अच्छा ही है, 2 ज़रा छोटा लिखा गया, 12 ज़्यादा जगह लेता। लोन्स टू डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, अदर्स भी आ रहे हैं, तो होते अदर्स हमारे सवाल में ही थे, अदर्स आएंगे तो अदर्स में डाल देंगे, उनका नाम लिखने की ज़रूरत, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने क्या कहा है, रिश्तेदारों के, डायरेक्टर्स के और एसोसिएट्स के लोन अलग से बताओ।
फिर डेटर्स के बारे में उसने 3 चीज़ें कही, उसकी वजह बताओ, टर्म बताओ, रेकन्सिलिएशन बताओ। फिर एसोसिएट वाले के बारे में उसने कहा उसका नाम बताओ, उसकी वजह बताओ, फिर उसकी सिक्योरिटी कोई रखी है तो वो बताओ, फिर टर्म्स बताओ, वो बता दिया। अगर तो फिर मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ, कोई प्रोविजन है तो बताओ, राइट ऑफ है तो बताओ। तो खैर ये आ गए जनाब लॉन्ग टर्म लोन्स। और रिसीवेबल विद इन 1 ईयर कोई नहीं है तो सारे का सारा ही नॉन करंट। फिर रेकन्सिलिएशन चेक करो, ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, ये किसके साथ जुड़ी हुई है जी? 12.1 कैरेक्टर्स के साथ। फिर 12.2 भी इसी के साथ है। वो क्या है? लोन टू डायरेक्टर इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस, उसके घर बनाने के लिए उसको लोन दे दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज वाले नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है जी? लोन टू सब्सिडरी एरो लिमिटेड, जनरल पर्पस लोन है, परचेज ऑफ न्यू प्लांट के लिए है और रीपेबल ओवर 1 to 3 ईयर्स। हमारे वाले सवाल है बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडी एट द एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वाज 32 मिलियन, नो प्रोविजन एंड राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लोन। इकट्ठा भी लिख सकते थे, ठीक हो गया। तो ये जनाब पेज नंबर 181 पे नोट नंबर 12, पेज 181 नोट 12, यहाँ पे भी हमने इसको देख लिया। अब ये आपका काम काफ़ी सारा हो गया आज सुबह भी लिखने वाला, है ना, लेकिन इंशाल्लाह याद है आपको, मुझे पता है। देखो अब ये ऑलरेडी याद है, चेक करो। विद रिगार्ड टू, अब ऊपर हेडिंग लॉन्ग टर्म की है, ठीक है ना, ऊपर हेडिंग लॉन्ग टर्म की है। तो विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। मैंने क्या कहा था जी? पर्पस और रेकन्सिलिएशन। Following shall be disclosed: the purpose of for which loan and advance was made, and reconciliation of carrying amount and beginning and end of period showing disbursement and repayment. In case any loan or advance obtained or provided at terms other than arm's length, reasons thereof shall be disclosed. तो आर्म्स लेंथ पर नहीं है तो उसका मतलब क्या है? जैसे हमने जी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो बस ठीक है, डायरेक्टर है, ये थोड़ी वजह है, बस ठीक है, बता दिया कि इंटरेस्ट फ्री है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट्स क्या हैं? मैंने आपको बताया था एसोसिएट में आपका पेरेंट भी, सब्सिडरी भी और एसोसिएटेड कंपनी भी आती है। रिलेटेड पार्टी क्या था जी? आपके की मैनेजमेंट पर्सोनेल, आपके सीईओ, सीएफओ, की एम्प्लॉइज। ये लिखा हुआ थोड़ा ही दूर है, ये देखें ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात थी तो ये वहाँ पर भी वही बात है। ये जो मैंने बात की थी ये इनकी, ठीक है, यही बात यहाँ पे भी है, ठीक है ये, ओके। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज देयर शैल बी डिस्क्लोज। क्या क्या डिस्क्लोज करना है जी? यहाँ पर तो था ना, पर्पस बताओ और रेकन्सिलिएशन बनाओ और बिगिनिंग और एंड पे हो, एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोइंग डिसबर्समेंट्स एंड रीपेमेंट्स। और यहाँ पे क्या कह रहा है जी? वो आर्म लेंथ पे नहीं है तो उसकी रीज़न बता दो। यहाँ पे कह रहा है एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज के बारे में डिस्क्लोज करो, नाम ऑफ सच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, टर्म्स, particulars of collateral security held if any, maximum aggregate amount outstanding at any time during year calculated by reference to month end balance, provisions for doubtful loans receivables and loan and advances written off. पर्पस नहीं है तो माफ़ कर दो मुझे, पर्पस लिख देना है बहरहाल, कोई बात नहीं जी। नाम ऑफ ईच एसोसिएट, नाम तो लिखा हुआ है पहले ही, एसएल, ठीक है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी मैंने एडिशनल लिख दिया, तो कोई बात नहीं जी, थोड़ा एडिशनल ही लिख दिया, पर्पस नहीं लिखा इन्होंने, पर हमारे डिस्क्लोजर में लिखा हुआ था, लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। वादी लिखे है ना, काटते नहीं लिखे, एनीवेज एनफ है। अच्छा जी, उसके बाद बस ये देख लो यहाँ पर क्या मामला है, सिर्फ एक मिनट पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ इसको देखना है। ये भी इन्होंने भी नोट सा बनाया हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है। लोन एडवांसेस कंसिडर्ड गुड टू डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी, और करंट आ गया, दीज आर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दैट हैव बीन ग्रांटेड फॉर पर्पस ऑफ हाउस बिल्डिंग, रेकन्सिलिएशन भी इनकी आ गई। फिर लॉन्ग टर्म लोन टू रिलेटेड पार्टी रिप्रेजेंट एन अनसिक्योर्ड लोन टू रिलेटेड पार्टी and bears interest of 14, repayment of full balance, there is no default in respect of loan to date, no provision has been recorded, no amount is written off during the year, maximum amount at the end of the year is। तो ये थोड़ी सी आपको एग्जांपल मिल रही है, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स
के अंदर जो नोट बनाना है आपने जी, कल पढ़ लेंगे, बस ये देख लें, थोड़ी सी बात है, ये बनाया हुआ जो है पहले, डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिसीवेबल, डेट्स या रिसीवेबल के अंदर ट्रेड डेट्स भी आ जाते हैं जी, अगर जानने वालों से, मसला उसी से ही है, उसको लोन्स भी आ जाते हैं, लोन रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म कोई लोन दिया हुआ किसी को, और इसमें अदर रिसीवेबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स और रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स, अगेन वही बात, फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, रिश्तेदारों के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है कंपनीज एक्ट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स एंड रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, वही जानने वाले बेचारे, जानने वाले, क्या बताओ जी उनके बारे में, देयर शैल बी डिस्क्लोज्ड नेम ऑफ ईच एसोसिएट, maximum aggregate amount outstanding at any time during the year calculated by not, this was not in past paper 2, not in past paper 2, होता ये डेटा होता तो उस वक्त इसको लिख देते, यही वाला नोट बनाया था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवेबल दैट आर आइदर पास्ट ड्यू और इम्पेयर्ड, ये भी नहीं था। उसके बाद डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो नजर आया था, एज इररिकवरेबल, बात किसकी कर रहा है कि डेट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, इसके बारे में बताओ, क्या बताओ, कोई राइट ऑफ किए हैं एज रिकवरेबल, बताया था हमने 35 मिलियन के बैड डेट में 8 मिलियन अपने रिश्तेदार से राइट ऑफ किया है, ठीक है। अब वो अलग अलग बताने हैं, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, फिर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, वो अगली बात वो हर एक के लिए कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने क्या बोला है, डेट्स रिसीवेबल्स के बारे में वो क्या कहता है जी, ये तीन चीजें हैं, ट्रेड डेट्स, लोन्स, अदर रिसीवेबल्स। तो वो कहता है अगर कोई रिसीवेबल जो है वो आइदर पास्ट ड्यू या इम्पेयर्ड है तो उसका एज एनालिसिस दो, लेकिन अलग अलग दो, किसका, ट्रेड डेट्स का अलग, लोन्स का अलग, एडवांसेस का अलग, अदर रिसीवेबल का अलग। फिर कोई राइट ऑफ किए हैं डेट्स एज इररिकवरेबल, तो फिर डिस्टिंग्विश करो बिटवीन किसके जी, ट्रेड डेट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, प्रोविजन बनाई है फॉर डाउटफुल डेट, तो भी क्या करो, डिस्टिंग्विश करो बिटवीन ट्रेड डेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। और अगर कोई रिवर्सल किया है तो उसकी जस्टिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ, जस्टिफिकेशन दो जी फॉर रिवर्सल, क्यों रिवर्सल क्यों किया प्रोविजन, अगर कोई है तो उसकी जस्टिफिकेशन दे दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने याद करनी है। अब इसके अंदर सिर्फ बताने वाली बात क्या है, पास्ट ड्यू या इम्पेयर्ड क्या है, फर्क क्या है जी, असल में ना बस यही आखिरी बात बता के छुट्टी दे रहा हूँ आपको कि मसलन हमने 1 अप्रैल 2025 को सेल की उधार पे, और हमने उसको 3 महीने का क्रेडिट दिया है, 3 मंथ क्रेडिट पे ये सेल्स की, ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, 30 जून 2025, ये इसकी क्या है जी, ड्यू डेट। तो जब तक 30 जून 25 ना आए बेटा, तब तक तो ये ड्यू ही नहीं हुआ। अब एक बंदे को आपने आज उधार दिया और आपने उसको 3 महीने का टाइम दिया, और यहाँ पे खड़े हो गए 31 मार्च पे आप कह रहे हैं जी वो पास्ट ड्यू हो गया। अच्छा, उस पर शक पड़ गया आपको, अभी तो भाई उसकी ड्यू डेट ही नहीं आई। तो ये पास्ट ड्यू का मतलब ओवर ड्यू होता है, और वो कब होगा, जब अप्रैल, मई, जून, मसलन अगर आप 31 जुलाई पे खड़े हैं, ठीक है जी, तो ये पास्ट ड्यू हो गया, यानी ओवर ड्यू हो गया बाय 1 मंथ, क्योंकि अब क्या हो गया, ड्यू डेट पास हो गई, ड्यू डेट वो तो 1 जुलाई को ही पास हो गई थी ना, ओके। अब ये क्या है, ओवर ड्यू, लेकिन ये थोड़ा खतरा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन और पुराना हुआ, अगस्त भी गुजर गया, 30 सितंबर आ गया, अब हमें थोड़ा सा शक पड़ा, हमें थोड़ा सा क्या पड़ा जी, शक। तो डाउटफुल डेट, ठीक है, ये शक, ठीक है। और उसके बाद पक्की हो गया जी, 10 अक्टूबर पे खबर आ गई है जी, दिवालिया हो गया जी, वो हमारा शक दुरुस्त साबित हुआ, तो क्या कर दो, इसको राइट ऑफ,
तो ये ना स्टेजेस हैं। तो बेटा जी ड्यू डेट से पहले की तो कहानी ही नहीं है। तो वो कह रहा है कोई पास्ट ड्यू है, कोई डाउटफुल है, या कोई मतलब यूं है, कोई यूं लिखा हुआ था, कोई बैड रिटर्न ऑफ है, कोई डाउटफुल है, या कोई पास्ट ड्यू, या ये तीसरी स्टेज है, सबसे बुरी स्टेज, सबसे बुरा बैड डेट होता है, ठीक है। थोड़ा उससे अच्छा डाउटफुल डेट है, और पास्ट ड्यू में कोई शक नहीं होता, बस ड्यू डेट गुजरी है, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो ही जाते होते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं, शक कोई नहीं आगे पीछे हो जाता। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि रिसीवेबल्स डिस्क्लोज करो रिसीवेबल्स की आइदर वो पास्ट ड्यू हैं या इम्पेयर, मतलब बैड डेट हो गए हैं, ठीक है, पास्ट ड्यू है या इम्पेयर है। फिर अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, ठीक है, एज एनालिसिस कल बनवाऊंगा, अब आप लोगों ने वैसे ही जल्दी दिखा दी है, ठीक है ना। तो ये बता दूंगा आपको इसी सवाल के अंदर, जो वो सी लिमिटेड से ऊपर नहीं दिखाया था आपको, उसमें बता दूंगा सर डिस्क्लोजर बना के, ठीक है जी। उसके बाद राइट ऑफ किए हैं तो बताओ, कोई प्रोविजन है तो बताओ, कोई रिवर्सल किया तो उसकी जस्टिफिकेशन दो। तो ये 4 तक आपने लिख के लाना है। लेकिन मैं एक मशवरा अगर आपको दूं ना, चलो मशवरा ले लो मेरा, वो ये है कि जहाँ पे फिक्स एसेट के 4 डिस्क्लोजर ये वाले ख़त्म हो ना, फिक्स एसेट वाले, उसके नीचे आपने 3-4 लाइनें खाली छोड़ देनी है अपने सफ़े के ऊपर। हैं कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर यहाँ पे लिख लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना, इकट्ठे हो जाएंगे फिक्स एसेट वाले। तो जहाँ पे आपने फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर देने हैं, 4 डिस्क्लोजर्स पढ़े ना हमने, 4 यहाँ तक, ठीक है। तो चौथे के बाद आपने तकरीबन कोई 3-4 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। उसमें जनरल डिस्क्लोजर्स भी यहीं पे डाल लेंगे ताकि एक लिस्ट रहे आपकी, कंपनीज एक्ट के फिक्स एसेट डिस्क्लोजर इकट्ठे ही पड़े हों, ठीक है ना। तो 3-4 लाइनें खाली पड़ी होंगी, 3-4 डिस्क्लोजर लिखने हैं, 5-6 छोड़ देना है एहतियातन, ओके, सही है। चलो ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने बहुत टाइम ज़ाया किया है, मैं हर वक्त ये सुनाता हुआ जा रहा हूँ, तो अब कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।